चलो बेटा पढ़ेंगे आज कौन सा टॉपिक, पवने, पवन। ठीक है, पवन पढ़ेंगे। अब देखो बेटा पवनों की दिशा क्या है, कौन कौन सी पवने हैं, इन सब चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पवनों के पहले से, पवन पढ़ने से पहले एक थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोरियोशील बल। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। ठीक है, इसको मैंने किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो बेटा देखो पहली बात तो ये वास्तविक बल नहीं है ना। एक मैंने वास्तविक बल कहा जाए तो नहीं है, वास्तविक बल नहीं है। पहला पॉइंट लिख लेंगे, वास्तविक बल नहीं है, नहीं है, वास्तविक बल नहीं है। ठीक है, अब बेटा देखो ये वास्तविक बल नहीं है, जैसे कि एक तरह से जो वास्तव में लगते हैं सारे बल, उस तरह का बल नहीं है। दूसरी बात देखते हैं इसमें क्या होगा, यह पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है, पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर होता है, पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर होगा। ठीक है, अब पृथ्वी के घूर्णन पर किस प्रकार निर्भर होगा, तो बेटा देखो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो ये ध्रुवों पर, अगर कहा जाए तो ध्रुवों पर ये बल अधिक होता है, क्योंकि वहां पर घूर्णन गति क्या होगी, तीव्र हो जाएगी, और भूमध्य पर कम होता है, तो इसलिए बेटा भूमध्य पर शून्य होता है। तो कोरियोशील बल की बात करें, कोरियोशील बल ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक। तो सबसे अधिक अगर पूछा जाए ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। और भूमध्य या विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा बात करें, भूमध्य या विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर कोरियोशील बल का मान शून्य होता है, बल का मान शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहां पर बेटा क्या होगा, बल का मान हो जाता है शून्य। अब जब बल का मान शून्य होगा तब बेटा देखो जहां पर कोरियोशील बल ज्यादा होगा वहां पर चक्रवात भी ज्यादा आते हैं, और जहां पर बेटा इसका मान कम होगा वहां चक्रवात कम आते हैं। तो अब पूछा जाए चक्रवात सबसे ज्यादा कहां आएंगे, तो चक्रवात सबसे अधिक ध्रुवों पर आते हैं, ध्रुवों पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्रुवों पर बेटा चक्रवात उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा पर अगर बात करें तो कहोगे सर जी यहाँ तो मान शून्य है तो कोई भी चक्रवात नहीं आना चाहिए। तो अभी हम पढ़ेंगे एक चक्रवात आता है। तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम चक्रवात उत्पन्न होता है। अब देख लेते हैं चक्रवात किस तरह से होंगे। तो बेटा देखो चक्रवात, ये माने समुद्र तल हो गया, इस तरह से समुद्र तल से यहां पर हम जीरो देशांतर की ही बात करें, जीरो अक्षांश रेखा की, अक्षांश रेखा। तो जीरो अक्षांश पे हमने बताया था पवने के यहाँ ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। तो निम्न वायुदाब होता है तो ये पवने जो होंगी माने यहाँ से ऊपर की तरफ उठेंगी इस प्रकार। अब इस प्रकार जब ऊपर की तरफ उठेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है माने वायुदाब कम होता है और बेटा तापमान अधिक होता है। तो ये जब ऊपर जाएंगी तो ऊपर फॉर्मेशन कर देंगी बादल का, माने बादल का निर्माण कर देंगी इस तरह से। और जब बादल का निर्माण करेंगी तो बादल बनने के बाद बेटा यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, तापमान यहाँ का हो जाएगा कम, तापमान यहाँ का कम हो जाएगा। और यहाँ पे तापमान क्या है, तापमान अधिक है,
अधिक। अब जब तापमान अधिक है तो मैंने बताया वायु दाब जो होगा, प्रेशर जो होगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये तापमान कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक। तो अब ये जो माने पौने हैं, ये पौने घूम कर फिर कहाँ, नीचे की तरफ आ जाएंगी। अब नीचे की तरफ जब आना ऐसे प्रारंभ करेंगी तो बेटा देखो इस तरह से नीचे की तरफ आना प्रारंभ करेंगी दोनों साइड से। और जब नीचे की तरफ आना प्रारंभ करेंगी तो बेटा कोरेसिल बल क्या कहता है कि बेटा क्या होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में होंगी तो अपने दाएं तरफ मुड़ेंगी, तो इस तरह पौने बेटा क्या करेंगी, इस तरह ऐसे घूम जाएंगी, इस तरह ऐसे घूम घूम जाएंगी, और इधर वाली बेटा इधर को घूम जाएगी इस तरह से। अब देखो जब पौनों का क्रम बेटा इस तरह से हो जाएगा तो ये एक इधर को और एक इधर को बल लगा रही है, तो अब पानी भी बेटा ये जो ऊपर जा रही है, ऊपर ना जाके बीच में क्या करेगा, सर्किल करने लगेगा, घूमने लगेगा, और जिससे क्या हो जाएगा, चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये चीजें हो जाती हैं, इनके कारण हो जाता है। तो अभी बहरहाल यहाँ पर थ्योरी देखते भी हैं। अब बेटा ये किस पर निर्भर करता है, इन पर। और क्या करेगा, तो और इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो पवनों, अभी हमने देखा पवनों की दिशा में परिवर्तन कर देता है, दिशा में परिवर्तन। तो अगर कोरेसिल बल की बात करें तो ये क्या करेगा, माने पवनों की दिशा में परिवर्तन, तो दिशा में परिवर्तन कर देगा। ठीक है। अब परिवर्तन किस प्रकार होगा, तो कोरेसिल बल का सिद्धांत जो है उन्होंने क्या कहा है कि उत्तरी गोलार्ध की जो पवनें होंगी, उत्तरी गोलार्ध की पौने ये बेटा किधर चलेंगी, तो अपने दाईं तरफ मुड़ेंगी, दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध की जो पौने होंगी, दक्षिणी गोलार्ध की पौने ये बेटा किधर करेंगी, अपने बाईं ओर चलेंगी। और ये बेटा किधर चलेंगी, अपनी दाएं ओर चलेंगी। ये बेटा किसके, कोरेसिल बल के कारण हमें पता चलता है। अब बेटा देखो इसको यदि बात करें तो फेरल एक वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इसलिए इस सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है, फेरल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो फेरल वैज्ञानिक के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, फेरल वैज्ञानिक के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है, फेरल का नियम कहा जाता है। ठीक है, फेरल का नियम भी कहा जाता है। कहा जाता है, फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें कि इनका सर जी और कोई भी कार्य है, हाँ बेटा देखो हमने बताया क्या कि पवनों की दिशा में परिवर्तन भी करेंगे। ठीक है, तो क्या चक्रवात बताओ किसके द्वारा निर्माण होगा, चक्रवात किसके द्वारा होगा, चक्रवात का निर्माण इसी बल के कारण होगा। ठीक है, और बेटा सबसे ज्यादा चक्रवात हमने बता ही दिया, सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ पे बनेंगे, ध्रुवों पर, और सबसे कम चक्रवात कहाँ बनेंगे, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो कारण भी बता दिया, जहां पर कोरेसिल बल क्या होगा, अधिक होगा, वहां पर चक्रवात बेटा क्या होंगे, अधिक उत्पन्न होंगे, और जहां पर कोरेसिल बल क्या होगा, कम होगा, वहां पर चक्रवात क्या होंगे, कम होंगे। तो ये इतना चीज समझ में आ गया, चक्रवात की उत्पत्ति और ये सारी चीजें। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो एक बार फिर से समझा देते हैं बेटा कैसे क्या होगा। तो कोरेसिल बल के बारे में अगर क्वेश्चन बनेगा तो पहला क्वेश्चन बनेगा या निम्नलिखित में से या किस प्रकार का बल है, तो बेटा वास्तविक बल नहीं है, अवास्तविक बल है। दूसरा बेटा माने निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है, तो कौन सा बेटा करेगा, कोरेसिल बल करेगा। दूसरा बेटा अगर बात की जाए माने कोरेसिल बल का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होगा, ध्रुवों पर होगा। अब तीसरा अगला क्वेश्चन जो बन जाएगा माने सबसे कम कहाँ पे होता है, तो क्या वहां पे होगा,
ठीक है। अब बेटा इसके कारण माने कोरेसिल बल के कारण किसका माने किस चीज का उत्पत्ति होती है, तो बताओ किसका होगा? चक्रवात का होगा। अब यहाँ से चक्रवात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए, बहरहाल हम चक्रवात डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है किस तरह से। तो चक्रवात, अगर यहाँ चक्रवात से क्वेश्चन बनाए कि सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ पे आएंगे, तो कहाँ पे आएंगे बताओ? ध्रुव पर आएंगे। सबसे कम चक्रवात कहाँ पे आएंगे, तो भूमध्य रेखा पर आएंगे। अब बेटा देखो उसके बाद और कोई कार्य है, पूछोगे सर जी और कोई कार्य? हाँ बेटा, पवनों की दिशा में परिवर्तन किसके कारण होता है? कोरेसिल बल के कारण होता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कोरेसिल बल किस प्रकार काम करेगा? दाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह करेगा? बाईं ओर करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने? फेरल ने। इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है? फेरल का नियम कहा जाता है। बताओ यहाँ तक बात सही समझ में आ गई? चलो अब आगे देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा और इसमें। देखो अब यहां से हम समझेंगे हवा क्या है ना, पवने क्या है, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो हवा और पवनों के बारे में देखते हैं कि क्या है। बेटा देखो पहले समझ लेते हैं हवा और पवनों के। अब बेटा देखते हैं यहाँ से पवने क्या होती हैं, वायु क्या होती है ना, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं ये सारी चीजें क्या है। तो देखो बेटा, जैसे हमने माना कि ये धरातल हो गया, धरातल इस तरह से। तो अब धरातल हुआ, अगर मान लो तापमान, बेटा देखो तो धरातल में अगर बात करें तो ये जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है? गैसें पाई जाती हैं। ये सब बेटा क्या है? गैसें हैं। इस तरह से ये गैसें हैं, ये गैसें उपस्थित होती हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में बेटा क्या उपस्थित होंगी? गैसें उपस्थित होंगी। गैस होती है तो ये सारी चीजें गैसें उपस्थित हैं। अब ये धरातल हुआ हमारा, धरातल, धरातल। अब बेटा देखो ध्यान से, जब हम बेटा देखते हैं कि धरातल पर तापमान अधिक होता है तो गैसें कहाँ करेंगी? ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी इस तरह से, है ना बेटा। ये इस तरह से इधर को मूव कर जाएंगी, इधर को मूव कर जाएंगी, इस तरह इधर को मूव कर जाएंगी। अब जब बेटा इधर चारों तरफ मूव कर गई तो बेटा क्या होगा? माने चारों तरफ ये क्या हुई? बेटा इधर उधर चली गई गैसें। गैसें के जाने के बाद में यहाँ पर बेटा स्थान क्या हो जाएगा? ये स्थान रिक्त हो जाएगा। स्थान बेटा क्या हो जाएगा? गैसों से खाली हो जाएगा, खाली। तो अब यहाँ पर जब खाली हो जाएगा तो बेटा चारों तरफ से क्या करेंगी? गैसें अब यहाँ इस स्थान पर आना प्रारंभ कर देंगी इस तरह से। तो ये बताओ क्या गैसें ऊपर से भी आएंगी? बेटा नहीं, ये ऊपर को जा रही हैं तो ऊपर से गैसें कभी भी नहीं आएंगी इस स्थान पर। जब ऊपर को जा रही तो नहीं आएंगी, क्या होंगी? इधर से और बेटा इधर से, ऐसे इस तरह से, इधर से इधर, चारों तरफ से बेटा गैसें क्या होंगी? क्षैतिज रूप में आएंगी। और जब गैसें क्षैतिज रूप में आना प्रारंभ करेंगी तो इसी को कहा जाता है वायु, माने एयर, वायु। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा? वायु या हवा कहा जाएगा। ठीक है, हवा समझ में आया? जब बेटा किसी स्थान पर तापमान अधिक हो जाता है और वहां की गैसें बेटा क्या करती हैं? वायुमंडल के ऊपर की तरफ बेटा क्या होती है? गतिमान हो जाती हैं। तो चारों तरफ से गैसों के गति को, है ना बेटा, चारों तरफ से आने वाली गैसों की गति को ही क्या कहा जाता है? वायु कहा जाता है। अभी हम यहाँ डायग्राम से समझा रहे हैं, अभी डिफिनेशन भी लिखवाएंगे। अब बेटा देखो, ये हम तो वायु समझ ली ना कि किस तरह से वायु होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा पवनों को समझते हैं कि पवनें क्या होती हैं, है ना। अब देखो क्या करेंगे, पवनों के बारे में समझेंगे। तो पवने, तो बेटा देखो ये जो वायु की बेटा क्षैतिज गति है, ठीक है बेटा, देखो क्या है? गैसों का बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाएगा? वायु कहलाएगा। समझ में आ गया? माने गैसों में उत्पन्न हुई जो गतिविधियां वो वायु कहलाएंगी। लेकिन जो ये क्षैतिज रूप से चलकर जा रही हैं, ठीक है, क्षैतिज रूप से चलकर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे? पवन। इनको क्या कहेंगे? पवन। ठीक है, अब एक और डिफिनेशन इसमें आएगी, वायुधारा क्या होती है। तो बेटा देखो, जब गैसें यहां से इधर की तरफ आ रही हैं खाली स्थान की तरफ, तो अब यहां पर भी तो कुछ स्थान खाली होगा। और जब यहाँ पर कुछ स्थान खाली होगा तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जब गैसें आना प्रारंभ करेंगी, इस बेटा किस रूप में? ऊर्ध्वाधर रूप में, तो इसे कहा जाएगा वायुधारा। वायुधारा कहा जाएगा। बताओ, वायुधारा, पवने और वायु समझ में आई? बात समझ में आ गया बेटा? तो देखो क्या होगा, जब बेटा यहां से पौने इधर की तरफ चलेंगी तो यहां पर भी स्थान कुछ खाली होगा। तो ऊपर से आने वाली, ऊर्ध्वाधर रूप से आने वाली बेटा क्या होगा? पौनों की क्या जाएगा? वायु धारा कहा जाएगा। बात समझ में आ गया? अब एक और पढ़ लेते हैं जो कि बहुत बार सुने हैं, जेट स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, देखो जेट स्ट्रीम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं बेटा जेट स्ट्रीम क्या होगा।
तो जेट स्ट्रीम क्या होता है बेटा, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र वेग से चलने वाली क्षैतिज दिशा में, ठीक है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र वेग में चलने वाली क्षैतिज दिशा में बेटा पवनों को ही क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। या बेटा मैंने लिखवाया है क्षोभ सीमा के पास, क्षोभ सीमा के पास चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो ये इतना लिख लें, उसके बाद परिभाषा फिर से लिखवा देते हैं, लिख लें इतना। चलो बेटा देखते हैं, अब यहां पर परिभाषा लिख लेते हैं। पहली परिभाषा बेटा किसकी, वायु की, वायु की परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखो परिभाषा बेटा वायु की क्या होगी, तो हमारा जो वायुमंडल है इसमें क्या है, अलग अलग बेटा विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती हैं। तो हमारे वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, अब बेटा देखो मैंने बताया कि अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अब बेटा इन्हीं में माने वायु दाब में परिवर्तन के कारण होने वाली गतियों में परिवर्तन। तो देखो वायु दाब के कारण गैसों की गतियों में होने वाले परिवर्तन को वायु कहा जाता है। देखो समझ में आ गई बेटा, हमारे वायुमंडल में क्या पाई जाती है, अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायु दाब जब बढ़ेगा तो बेटा गैसें ऊपर नीचे जो उठेंगी, तो इन गैसों के परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, वायु कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो देखो परिभाषा में हमने समझाया, इस तरह से बेटा गैसें आगे पीछे जा रही हैं तो इधर की तरफ आना ही वायु कहलाया। अब जो पवन की यदि परिभाषा की बात करें कि पवन क्या होती है, पवन की यदि परिभाषा की बात करें तो बेटा अब क्या हुआ, धरातल, देखो बेटा ये धरातल के समीप, अब ये धरातल के समीप है कि नहीं है, ये वाला बेटा धरातल के समीप क्षैतिज प्रवाह को, है ना, वायु की क्षैतिज प्रवाह को क्या कहा जाएगा, पवन कहा जाएगा। बेटा समझ में आ गया। तो अब लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे धरातल के समीप वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। तो अब समझ में आया कि बेटा वायु दूसरी चीज होती है, पवनें दूसरी चीजें होती हैं, ठीक है। तो बेटा जब अभी क्षैतिज रूप से ऐसे बहेंगी ये होती है पवनें, और गैसों का जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वायु, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं वायु धारा, इसकी क्या परिभाषा है, ठीक है, वायु धारा। तो अब बेटा इसकी क्या होगी, तो ये ऊर्ध्वाधर है ना बेटा, ऊपर से नीचे आने वाली, है ना, कौन सी होगी, पवनें इन्हें जोड़ेंगे, ऊपर से नीचे आने वाली या ऊर्ध्वाधर चलने वाली पवनों को ही क्या कहा जाएगा, वायु धारा कहा जाएगा, ठीक है। तो आगे लिख लेंगे बेटा, ऊपर से नीचे या क्षैतिज दिशा में, हाँ बेटा सॉरी ऊर्ध्वाधर होगा, क्षैतिज तो बेटा ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने वाली पवनों को वायु धारा कहा जाता है, वायु धारा।
तो ये बेटा चाहे ऊपर से नीचे चल रही हो चाहे नीचे से ऊपर, जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है तब भी वायु धारा कहलाएगी, और ये नीचे की तरफ आ रही है तब भी क्या कहलाएगी, वायु धारा कहलाएगी। अब बेटा अगली परिभाषा जो बची जेट स्ट्रीम है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है बेटा, तो बेटा 18 किलोमीटर धरातल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर या बेटा क्षोभ सीमा के पास चलने वाली क्षैतिज पवन, या बेटा यहां लिख ले क्षैतिज वायु प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया कि जेट स्ट्रीम क्या है? बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? जेट स्ट्रीम बेटा देखो फिर से एक बार समझा लेते हैं जेट स्ट्रीम क्या है। तो बेटा मैंने बताया ना, ये क्या होंगी 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये ध्यान रखना हमेशा ये क्षैतिज में प्रवाहित होंगी, क्योंकि पवन का रूप है तो बेटा ये किस में होगी, क्षैतिज में, ठीक है। पवन कैसे चलती है, क्षैतिज में। वायु धारा कैसे चलती है, ऊर्ध्वाधर चलती है। तो बेटा ये क्षैतिज रूप में होंगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है जेट स्ट्रीम किस दिशा में प्रवाहित होती, कैसे चलती है, तो क्षैतिज रूप से चलेंगी। तो बेटा 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर या क्षोभ सीमा के पास में होंगी, तो ये क्या कहलाएंगी, जेट स्ट्रीम कहलाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गया बेटा? तो ये हो जाती है हमारी क्या हो गई, पवन की परिभाषा, और बेटा किसकी माने वायु की परिभाषा, और किसकी हमने देख लिया वायु धारा की परिभाषा, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब वो बेटा हमारे क्या आएगा, यहाँ से पवनों के प्रकार हम पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन सी पवनें हैं, किस प्रकार की पवनें हैं, तो इतना नोट कर ले उसके बाद